वेलकम स्टूडेंट एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। दोस्त यूपी पुलिस का पेपर 17-18 फरवरी को है, ये आपको पता है। और मैंने टॉपिक वाइज आपसे कहा था कि मैं पढ़ा दूंगा, पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ। और वही प्रश्न जो पेपर में छपेंगे, सीधा मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये पेपर में छपे हैं और किस लेवल के कैसे प्रश्न छपेंगे, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी पेपर करवा रही है और वो कांस्टेबल लेवल पर कैसे प्रश्न को पूछ रही है। वैसे प्रश्न को उठा के आपको यूनिक तरीके से पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर है। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे COP अरविंद जायसवाल नाम से है, वहाँ पे आके आप मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर नाम की ID है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पेपर आपके सामने है, तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। हम कंप्लीट करेंगे मानवाधिकार, इसके पहले हम पुलिस प्रशासन व्यवस्था हम कंप्लीट कर चुके हैं, पर्यावरण कंप्लीट कर चुके हैं, और तीसरा टॉपिक है मानवाधिकार। तो सभी टॉपिक को आपको देखना है। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का संधि पत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने D में दिया गया। D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? तो पहला है सामान्य नागरिक संहिता, और दूसरा है जंगलों के संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये और भी दोनों नहीं उल्लिखित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी कौन है? आपको बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा आगे। तो देखते ही इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने B में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलेनोर रोosवेल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने B में दिया गया। B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? आपको बताना है। तो इसमें 12 से 51 ये है, 36 से 51 ये है, अनुच्छेद 5 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 51 है। तो इनमें चारों के चारों ऑप्शन गलत दे दिए गए, ये कोई नहीं होगा, क्योंकि 12 से 35 होना चाहिए। 12 से 35 जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के अगर जो अनुच्छेद में निहित है मानवाधिकार, वो 12 से 35 में है। और अगर भाग की बात करें तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। ये पॉइंट याद रखना है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पे हम की पॉइंट थोड़ा सा देखेंगे। जो समता का अधिकार है वो 14 से 18 में है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 में है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 से 24 में है, और जो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी का अधिकार अनुच्छेद 29-30 के बीच है, और संविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इन सभी पॉइंट को याद रख लेना है। यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गया, इन्हीं मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में मानवाधिकार माना जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद, ठीक है, UDHR कहा जाता है, जो कि शॉर्टकट में, और वैसे तो आप अगर पूछा जा सकता है UDHR भी आपको पेपर में लिखा जा सकता है। ये आपको पॉइंट याद रख लेना। अगर UDHR नहीं लिखा गया तो मानवाधिकार भी लिखा जा सकता है, दोनों में कुछ भी लिखा जा सकता है। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण है, जो कि ऑप्शन A में दिया गया है। इसका भी हम की पॉइंट देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का वर्णन है, अनुच्छेद 16 में विवाह एवं
परिवार के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 17 में निजी संपत्ति का अधिकार है और अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। और 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप है। आपको बताना का वैधानिक स्वरूप है, इसमें कौन सा? ऑप्शन ए से डी तक आपके सामने आंसर बताना कि कौन सा होगा। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि जो वैधानिक स्वरूप है वो संयुक्त राष्ट्र सभा के सामान्य प्रस्ताव से है, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है, ऑप्शन ए में है सेवानिवृत्त सिविल सेवक, गलत है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ये भी गलत है। और अगला ऑप्शन आपके सामने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मानवाधिकार के प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है। मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेहरान में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ईरान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष जो होते हैं, आयोग के अध्यक्ष, वो होते हैं उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और राज्य के स्तर के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। ये नहीं, हमें जो थाने में काम करना है वो उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल का जो निर्देश हुआ था उसके आधार पर करना है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपसे यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, ठीक है, सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाता है। ये पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे मानवाधिकार क्या है, अगर प्रश्न बन जाए और ऑप्शन आपके पास 4 हो जाए तो वहाँ याद रखना, मानवाधिकार वैसे तो अधिकार हैं जो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसे नोट कर लेना है, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर जो पहला सम्मेलन हुआ कब हुआ? 1948 में। नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर जो पहला कन्वेंशन हुआ, ठीक है, वो कन्वेंशन हुआ कब हुआ? 1965 में। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय कब हुआ? 1979 पर। ठीक है। अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ कन्वेंशन कब हुआ? 1984 में। ठीक है। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन कब हुआ? 1989 पे। आगे सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के समुदाय के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1999 पर। जबरन अगवा करने से सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2006 में। इन सभी पॉइंट को याद कर लेना है, ये कब हुआ? वर्ष 2006 में। आपसे सीधा सीधा दिया जा सकता है कि मानवाधिकार में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पे कन्वेंशन कब हुआ? ऑप्शन दे दिया जाएगा 6, 7, 8, तो आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पे जो कन्वेंशन हुआ कब हुआ? 2006 में। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने व्यापार और मानवाधिकार पर मार्गदर्शक सिद्धांतों को पारित किया। कब? 2011 में। इस पॉइंट को भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा और आपके सामने भारतीय कानूनों में शामिल मानवाधिकार, ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान में मानवाधिकार के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। पहले तो आपको पता होना चाहिए, मौलिक अधिकारों का भाग जो 3 है, अनुच्छेद 14 से 32 तक, 14 से 32 तक, ठीक है, और सभी क्या हैं?
मौलिक जो अधिकार है ये मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार की गारंटी देते हैं। ठीक है, मानवाधिकार में भी ये बात कही गई है। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 21 जो है जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए ये बिल्कुल रामबाण है, एक भी प्रश्न इग्नोर नहीं करना है। आपसे पूछ लिया जाए कि मानवाधिकार का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड के, इंटरनेशनल की बात मैं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल का, तो ये स्विट्जरलैंड के हेग शहर में है। अगर भारत में पूछा जाए कि नेशनल पे जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे मानवाधिकार का है, तो वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, अब अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो लखनऊ में है। इन पॉइंट को भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऐसे प्रश्न भी पेपर में बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो मानव अधिकार का जो गठन किया गया था, मानवाधिकार का वो 1993 अधिनियम के तहत किया गया था। इन सभी टॉपिक को जो मैं बता रहा हूँ नोट डाउन कर लेना है। एक प्रश्न बन सकता है कि मानवाधिकार के अध्यक्ष के अलावा, मानवाधिकार अध्यक्ष के अलावा कितने लोगों को मानवाधिकार, प्रश्न ध्यान से सुन लीजिएगा, मानवाधिकार अध्यक्ष के अलावा कितने लोगों को राष्ट्रपति, ठीक है, चुनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लोग। किसको? मानवाधिकार अध्यक्ष के अलावा छोड़कर कितने लोगों को चुनता है, तो 5 लोगों को। ये भी प्रश्न बन सकता है, ये आपको याद कर लेना है। एक पॉइंट आपको और याद कर लेना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। कौन बताया मैंने आपसे? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है, आपसे पेपर में ये भी प्रश्न बन सकते हैं। और जयदीप गोविंद हैं, जो जयदीप गोविंद, मैं आपको बताता हूँ, जयदीप गोविंद वो क्या है? महासचिव हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार को क्या है? महासचिव हैं। तो इन सभी टॉपिक को जितना मैंने आपसे बताया इतना आपको कंप्लीट कर लेना है, बस इससे ज़्यादा आपके प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। तो मैंने मानवाधिकार टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिया, पर्यावरण कंप्लीट करवा दिया, और आपका पुलिस प्रशासन व्यवस्था प्रणाली भी कंप्लीट करवा दिया। तो हर टॉपिक को आपको देख लेना है, PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्र तक जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर इसमें अच्छा व्यू आ रहा तो मैं सभी प्रकार के जितने भी टॉपिक वाइज सिलेबस है सभी को कंप्लीट करवा दूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।